प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है ना। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। सबको सबको टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, सबके फॉर्मूले याद हो गए। हाँ यस सर। किसी भी टाइम पे वेलोसिटी बताना, कोऑर्डिनेट बताना, ये सब याद आ, सब समझ में आ गया। हाँ यस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। अब देखो देखो, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने प्रोजेक्टाइल को, कोई प्रोजेक्टाइल यू की स्पीड से थ्रो किया एट एंगल θ1, क्या दो अलग अलग एंगल से सेम रेंज आ सकती? नहीं सर। तो नहीं आ सकती। सर हाँ, दो अलग अलग एंगल से सेम रेंज नहीं आ सकती। जैसे मान लो θ1 मान लो 30 डिग्री है और θ2 मान लो 60 पर डिग्री सेम है। स्पीड पे नहीं और आएगी, स्पीड अगर चेंज करेंगे तो हाँ, सेम स्पीड पे नहीं आएगी, कि स्पीड मैटर करेगा सेम क्योंकि स्पीड, सेम स्पीड पर ही बोल रहा हूँ मैं। तो सेम सर नहीं स्पीड आएगा। पर चेक करते हैं। चलो, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? अरे रुको तो सही, डायरेक्ट नहीं बोलना है कुछ भी, हाँ सर। ठीक है। कैसे बोल रहे हो तुम नहीं आएगा? सोल्व तो करो पहले। सर क्योंकि सर रेंज का थीटा फॉर्मूला क्या होता है? ज्यादा यू है तो फिर स्क्वायर हाइट साइन ऊपर 2 आएगी ना। थीटा बाई जी। अरे अब रुक जाओ, मैंने बोला ना सोल्व करके बताना है आंसर। तो R1 बताओ, इसकी रेंज है मान लो R1। बोलो R1 कितनी आएगी? स्पीड है U, साइन 2 × 30, साइन 60 डिग्री बाई जी, है ना। साइन 60 कितना होता है? √3/2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो ये आएगा √3u² बाई जी। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ R1, है ना। अब इसकी रेंज निकाल लेंगे। मान लेते हैं इसकी है R2, इसकी रेंज है R2। तो R2 कितनी आएगी? u² साइन 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 120 डिग्री हो जाएगा बाई जी। साइन 120 कितना होता है? √3/2। √3/2 होता है। तो देखो सेम सेम रेंज आई है, R1 = R2। आई है कि नहीं आई है? हाँ, यस सर। समझ में आ गया। ऐसे डायरेक्ट कभी भी आंसर नहीं देते, सोल्व करके बताओ पूरा अच्छे से, तब तब बोलो। अगर आ सकती, ऐसा हो सकता है कि दो एंगल्स अलग अलग हो बट रेंज सेम आ जाए। अब ऐसा कब होता है? जब एक एंगल हो थीटा तो दूसरा एंगल हो 90 - थीटा। दूसरा एंगल क्या हो? नहीं समझ रहा है। देखो इधर एक एंगल था 30 डिग्री, दूसरा था 60। मतलब एक एंगल 20 हो तो दूसरा 70 पर थ्रो करो तो सेम रेंज ओके आएगी। सर। एक एंगल 10 डिग्री हो तो दूसरा 80 पे थ्रो करो तो सेम रेंज आएगी। समझ में आया? एक एंगल 40 डिग्री हो, दूसरा 50 हो तो सेम रेंज आएगी। आया समझ में? ओके सर। यस सर समझ। दो अलग ऐसे कौन से दो एंगल होते हैं जिन पे रेंज सेम आती है? बताओ मुझे अब। थीटा और 90 - थीटा। क्यों? जैसे मान लो R1 मान लो थीटा, θ1 एंगल अगर मान लो थीटा है तो R1 कितना होगा? u² साइन 2 θ/g। और R2 क्या होगा? u² साइन 2 θ2 की जगह क्या लिखूं? 90 - θ/g, ऐसे लिख दूं। यस।
अब दिख रही है स्क्रीन? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. देखिए साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो 180 माइनस 2 थीटा क्या होगा? साइन 2 थीटा। तो ये तो उतनी रेंज आ गई जितनी R1 आई थी। समझ में आया? Yes, sir. हाँ। सो टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम? कंपैरिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल, कंपैरिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल ऑफ इक्वल रेंज। हम दो प्रोजेक्टाइल का कंपैरिजन करेंगे जिनकी रेंज इक्वल है। समझ में आया? आया समझ में? सो कंडीशन क्या है? अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल होना चाहिए 90 माइनस थीटा। ये कंडीशन याद रखनी है आपको। समझ में आया? प्रूफ भी करके बताया मैंने आपको। अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए? 90 minus 90 माइनस थीटा। क्या इनकी टाइम ऑफ लाइट भी सेम होगी क्या अगर रेंज सेम है तो? टाइम ऑफ लाइट भी सेम होगी क्या अगर रेंज सेम है तो? क्या बोल रहे हो? टाइम ऑफ लाइट सेम होगी या नहीं होगी? होगी। होगी सर। अगर 90 माइनस थीटा होगा तो नहीं होगी। अरे देखो ये तो कम हाइट तक जा रहा है, ये ज्यादा हाइट तक जा रहा है, इसको ज्यादा टाइम लगेगा ना। टाइम ऑफ लाइट अलग अलग होगी दोनों की। टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों की अलग अलग होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट कौन से कंपोनेंट पे डिपेंड करती है? वर्टिकल पे। समझ में आया क्या? तो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट सेम है क्या? अलग अलग है ना। इसका क्या आएगा? u साइन थीटा 1 और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा? u साइन थीटा 2। अलग अलग आएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग अलग होगी। समझ में आया क्या? जिसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा है उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगी। इन शॉर्ट आप ऐसे बता सकते हो जो ज्यादा ऊपर तक गया है उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगी। कौन ऊपर तक गया ज्यादा? ये गया ज्यादा ऊपर तक। समझ में आया क्या? क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा है, इसका हॉरिजॉन्टल कम है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कम है, इसका हॉरिजॉन्टल ज्यादा है। आया समझ में? यस सर। यस सर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग अलग होगा और मैक्सिमम हाइट भी देखो अलग अलग है। दोनों की मैक्सिमम हाइट भी अलग अलग है। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। ओनली रेंज इक्वल है, बाकी सब अलग अलग है। तो इनकी मैक्सिमम मान लो इसकी मैक्सिमम हाइट है h1 मैक्स या फिर h1 और इसकी मैक्सिमम हाइट है मान लो h2। ठीक है। तो मुझे h1 और h2 के बीच में रेशो भी रिलेशन भी निकालना है। यहां तक लिखो फिर मैं रिलेशन निकालूंगा। अब देखो इसकी हाइट है h1 और एंगल है θ1। θ1 को मैं ले रहा हूँ थीटा और θ2 को क्या लूंगा? 90 माइनस थीटा, है ना। ऐसे दो प्रोजेक्टाइल जिनकी रेंज इक्वल होती है बट हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होती है। ठीक है। तो h1 क्या होगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये होता है ना फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का। यस सर। और दूसरे वाले की मैक्सिमम हाइट क्या होगी? u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। समझ में आया क्या? उसका एंगल कितना है? 90 माइनस, है ना। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब देखो क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं। देखो अगर इक्वेशन फर्स्ट को प्लस इक्वेशन 2 से ऐड करोगे तो क्या बनेगा बताओ? h1 प्लस h2 क्या बनेगा? u स्क्वायर बाई 2g कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा? क्या आंसर आया h1 प्लस h2 का?
सर u square upon 2g। हाँ, है ना, हमें रॉन्ग ऑप्शन चूज करना रहता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि टू प्रोजेक्टाइल ऑफ इक्वल रेंज हैविंग टू हाइट h1 एंड h2, व्हाट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो अगर ये लिखा हुआ है तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, h1 प्लस h2 इज u स्क्वायर बाय 2g। समझ में आया क्या, है ना? यस सर। यस सर। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में 2 को डिवाइड करूं तो h1 अपॉन h2 अगर मैं निकालूं तो u स्क्वायर अपॉन 2g से u स्क्वायर अपॉन 2g कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन टेन कोस स्क्वायर थीटा बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। ये ऑप्शन भी अगर है तो ये भी करेक्ट है। समझ में आया क्या, आया समझ में? अब मैं इक्वेशन 1 में 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया, अब मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है? तो तीसरा ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, h1 इंटू h2 करो अब यहाँ पे, ठीक है? तो ये बनेगा u की पावर 4 अपॉन 4g स्क्वायर, ये बना। समझ में आया? साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, समझ में आया तक, है ना? यस सर। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइड बाय 4 करूं, कोई फर्क पड़ेगा बताओ? कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। हाँ सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तो अब देखो ये बन जाएगा u की पावर 4 बाई 16g स्क्वायर, और ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या, क्या चीज बनाए? 4, 2 का स्क्वायर 4, साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो इधर लिखूंगा मैं, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, है ना? ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा, ठीक है? और ये इसको u स्क्वायर, ये u स्क्वायर भी अंदर ले लूं, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया क्या, आया समझ में? हाँ सर। अपॉन 2g को भी इसके अंदर ले लूं। समझ में आया तक? इसमें से मैंने 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4g, तो बाहर कितना बचा इंटू 1/4। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। यस सर। बताओ ये क्या चीज है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g, ये रेंज है दोनों प्रोजेक्टाइल की, है ना? तो ये क्या आया, r स्क्वायर बाई 4, तो r स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू, तो r स्क्वायर हो जाएगा 4h1 h2, ठीक है? तो यहाँ से r इज इक्वल टू हो जाएगा √2 √h1 h2। ये है रिलेशन, ये भी सही। समझ में आया? जो दोनों की Yes, sir. रेंज है वो इक्वल टू होगी 2 इंटू अंडर रूट ऑफ हाइट ऑफ फर्स्ट इंटू हाइट ऑफ सेकंड। समझ में आया? मान लो आपको रेंज पता है और एक की हाइट पता है, तो दूसरे की हाइट डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते। लिखो इसको, देखो थर्ड वाला एक बार फिर देखो, इक्वेशन 1 को 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये 1 है ये 2 है, u स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर u की पावर 4 हो जाएगा, 2g इंटू 2g 4g स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया मैंने। फिर मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड किया। समझ में आया? तो ये बन गया u की पावर 4 अपॉन 16g स्क्वायर, और ये बन जाएगा 4 का अंडर रूट 2 साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। देन ये क्या है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, और इसको भी मैं इसके अंदर लेके आऊंगा तो ये u की पावर 4 u की पावर 2 बन जाएगा, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा का स्क्वायर। समझ में आया? इस 16g स्क्वायर में से मैं 4g स्क्वायर को और 4 को अलग कर दिया, ये 4g स्क्वायर और 4 को अलग कर दिया, तो 4g स्क्वायर इसके ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो 2g
का होल स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया? तो ये 2g का होल स्क्वायर और 4 बच गया था। तो ये है रेंज का फॉर्मूला। तो ये रेंज के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, अंदर रेंज है, ये पूरा r है, तो r स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। समझ में आया? सर पर रेंज के फॉर्मूला में सिंगल जी आता है ना, 2g नहीं आता है ना। सॉरी कहीं मिस्टेक हुई है क्या? हाँ, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। रेंज के फॉर्मूले में g है ना। रुको, कहाँ मिस्टेक हुई है? एक सेकेंड, यहाँ पर g आएगा, ठीक है, यहाँ पर 16 होगा, यहाँ पर भी 16 होगा। सही पकड़े हो, ये 16, यहाँ पर क्या होगा? 16। कंफ्यूजन हो गया था। मैक्सिमम हाइट में 2g आता है, इसमें g आता है, ठीक है। सो 16 को अलग ही रहने दिया मैंने, तो ये 16। समझ में आया क्या? यस सर। तो क्या बन गया? r स्क्वायर बाई 16, r स्क्वायर बाई 16। तो 16 उधर चला गया h1 h2 के पास, ठीक है। तो h1 h2, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू बन गया 16 h1 h2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा इधर। समझ में आया? यस सर। 4 कर लो उसको, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? कंपैरिजन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट्स। कंपैरिजन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट्स। तो मुझे बताओ, फर्स्ट वाले प्रोजेक्टाइल की टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी? 2u sin थीटा बाई जी। और सेकंड वाले की क्या होगी? उसका एंगल कितना था? 2u sin 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख दूंगा? 90 माइनस थीटा। समझ में आया? हाँ, ऐसा Yes, में। sir. यस तो सर। t2 क्या बन जाएगा? 2u cos थीटा बाई जी। समझ में आया? ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करेंगे, तो t1 बाई t2 क्या आएगा बताओ? tan थीटा। tan थीटा आएगा। समझ में आया? ये सब कुछ याद नहीं रखना है आपको, ये हम जरूरत पड़ी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी विदाउट पेन कर सकते हैं ये सब चीजें। तो समझ में, माइंड में पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा बस। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. फॉर्मूलेज वगैरह Yes, याद होना sir. चाहिए। अगर इक्वेशन फर्स्ट को मैं मल्टीप्लाई करूं सेकंड से, तो t1 इंटू t2 देखो क्या बनेगा? 4u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी स्क्वायर, ये बनेगा, है ना। अब इस 4 में से एक 2 को मैं अलग ले लेता हूँ, 2u स्क्वायर, तो 2 एक इसके साथ जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन एक जी में इधर लिख रहा हूँ और एक जी में इधर लिख रहा हूँ। समझ में आया? और u स्क्वायर को भी मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा? 2 बाई जी इंटू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये किसका फॉर्मूला है? रेंज का है ना, ब्रैकेट के अंदर। Range. तो t1 इंटू t2 कितना आया? 2r बाई जी। समझ में आया? ये सब रिलेशन से कभी कभी ऑप्शंस में डायरेक्ट आ जाते हैं लिखे हुए, हमें टिक करना होता है बस, ठीक है। लिख लो। दो प्रोजेक्टाइल थ्रो किए, एक 42 डिग्री पे और एक 49 डिग्री पे, है ना। ये फर्स्ट और ये सेकंड। हमें ऑप्शंस गिवन है, R1 is greater than R2, R1 is lesser than R2, R1 equal to R2, option D cannot be predicted। सोचो।
ऑप्शन बी R2 इज ग्रेटर देन R1। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए सही है इसका। देखो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मैक्सिमम कितने एंगल पर आती है? 45 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम आती है ना। मैंने आपको बताया था अगर आपको मैक्सिमम रेंज पर फेंकना है तो हम ट्राई करते हैं 45 डिग्री के जितना पास में हो एंगल उतना ज्यादा रेंज आएगी। तो कौन सा पास में, 42 डिग्री या 45 डिग्री? 42 डिग्री इज ज्यादा पास है ना 45 के। यस सर। yes sir समझ में आया? अगर 42 और 48 होता तो रेंज इक्वल आती। 42 डिग्री पर एंड 48 डिग्री पर रेंज सेम होगी। समझ में आया क्या? यस है ना। और हमें पता है जैसे जैसे थीटा 0 डिग्री से 45 डिग्री तक जाता है रेंज बढ़ती है फिर कम होती है ना। तो 48 डिग्री पर रेंज ज्यादा होगी या 49 डिग्री पर? 48। 48 पर ज्यादा होगी और 48 और 42 पर इक्वल है तो 42 पर भी ज्यादा होगी फिर तो। समझ में आया क्या? यस yes sir हाँ क्या बोल रहे हो? सर दोनों में u का वैल्यू सेम है। u का वैल्यू सेम, दोनों में u का वैल्यू सेम है, लिख भी लो u का वैल्यू सेम है दोनों में। ठीक है तो ए ऑप्शन आएगा। समझ में आया क्या? यस सर। तो कैसे टिक करना है आपको जल्दी से? जो एंगल 45 डिग्री के ज्यादा पास होगा वो उसकी रेंज ज्यादा आएगी, जितना पास होगा 45 के उतनी ज्यादा रेंज आएगी। समझ में आया? टोटल 3 प्रोजेक्टाइल है। ठीक है ये 1 ये 2 और ये 3। हमें इनकी टाइम ऑफ फ्लाइट T1 T2 और T3 को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। कैसे अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। करो T1 T2 और T3 को असेंडिंग ऑर्डर में इनकी टाइम ऑफ फ्लाइट को अरेंज करना है। समझ में आया? yes sir ये तीनों की हमें पाथ गिवन है। देखो इधर ये तो देख के लग रहा है ना कि T2 का और T3 का तो मैक्सिमम हाइट सेम है, दोनों सेम हाइट तक गए तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ yes sir अरे दोनों की हाइट सेम है ना। ये H2 और H3 इक्वल है, H2 और H3 इक्वल है तो T2 और T3 भी इक्वल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? चाहो तो प्रूफ करके देख लेते हैं। H2 और H3 इक्वल है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम हाइट का? uy2 स्क्वायर अपॉन 2g लिख दूं इज इक्वल टू uy3 स्क्वायर अपॉन 2g। समझ में आया क्या? uy क्या है? दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट है। uy क्या है? दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट है।
तो 2g से 2g कैंसिल, तो uy2 इज इक्वल टू uy3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. मतलब दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट सेम आ रहा है, तभी तो अगर दोनों सेम हाइट तक तभी जाएंगे ना जब दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट सेम होंगे। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, आया sir. समझ में? तो T2 कितना होगा? 2uy2 अपॉन जी, और T3 कितना होगा? 2uy3 अपॉन जी। अब दोनों uy2 इक्वल टू uy, ये इक्वल है, तो T2 इक्वल टू T3 होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? आया समझ में? थर्ड वाला आगे क्यों गिर रहा है? थर्ड वाला आगे क्यों गिरा? क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा है, इसलिए रेंज अलग आ रही है, और वर्टिकल कंपोनेंट सेम है क्योंकि हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम। समझ में आया क्या? जितनी देर में यहाँ गिरेगा उतनी देर में ये आगे गिर जाएगा, बस हाइट तो सेम आएगी, हाइट दोनों की सेम आएगी। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो T2 और T3 का टाइम इक्वल है, और T1 का कम होगा क्योंकि इसकी हाइट भी कम है। तो अरेंज करूंगा तो सबसे कम तो होगा T1 का, फिर T2 और T3 का इक्वल होगा असेंडिंग ऑर्डर में। ये आंसर है इसका। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A body is projected from ground such that it moves at angle 30 degree after 2 seconds and it becomes horizontal after 3 seconds। 3 सेकंड के बाद ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है। कैलकुलेट u, थीटा एंड रेंज। क्या क्या पूछा है आपसे? इसकी इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और रेंज पूछा है। ठीक है, चलो देखो देखो उधर क्वेश्चन में क्या गिवन है। एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, मान लो u की स्पीड से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पर। हमें नहीं पता दोनों चीज, हमें ये पता है कि 2 सेकंड के बाद 30 डिग्री, 2 सेकंड के बाद उसका एंगल 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और 3 सेकंड के बाद हॉरिजॉन्टली हो जाता है, मतलब एंगल 0 हो जाता है, मतलब 3 सेकंड पे वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया। समझ में आया क्या? उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होगी फिर? 6 सेकंड। आया समझ में? तो जैसे मान लो ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ये u की स्पीड से एट एंगल थीटा, मान लो t इक्वल टू 2 पर यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर इसकी स्पीड हो गई मान लो v। ठीक है, और ये एंगल हो गया 30 डिग्री। समझ में आया? ठीक है, तो ये कंपोनेंट कितना होगा? v cos 30, और ये कंपोनेंट कितना होगा? v sin 30। समझ में आया क्या? है ना? Yes, sir. आया समझ में? यस सर। इनिशियल ये कंपोनेंट कितना था? ये ux है, इट इज u sin थीटा, और ये uy है, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा होता है, और ये uy है, ये होगा u sin थीटा, है ना?
ये t इक्वल टू 0 और ये t इक्वल टू 2 और यहाँ पर t इक्वल टू 3 पर ये कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल हो जाती है। समझ में आया? मतलब इसका यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा 3 सेकंड के बाद। तो ओनली कौन सा बचेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वो कितना होता है? u cos थीटा। समझ में आया? सर u आया cos समझ में? 0 आएगा ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हो गया ना। अरे ये u इनिशियल वेलोसिटी है, v हाँ, नहीं है। सर। अगर v होता तो मैं सर v u cos cos 0 0 बोल रहा हूँ मैं, थीटा की जगह हाँ 0 तो आएगा ना। फिर से वही बात सुनो पहले। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का भी चेंज होता है क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वही रहेगा ना u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है ना। हाँ हाँ सर, अरे हाँ सर। ये 0 हो गया ना फाइनल। यहाँ पे अगर तुम यस सर। कंपोनेंट ले रहे हो तो फिर वो v के लो। अगर यहाँ v लिखोगे तो v cos 0 बोलो उसको, u cos 0 मत बोलो। ओके सर। समझ में आया क्या? दूसरों को भी कंफ्यूज हाँ कर सर। दोगे इसे। ठीक है। अरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वही रहेगा, इधर भी t इक्वल टू 2 पर भी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है v cos 30 ये u cos थीटा के इक्वल ही रहेगा। जो v cos 30 आया ना वो यस u सर, cos यस सर। थीटा के इक्वल ही रहेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वही रहता है। समझ में आया क्या? हाँ आया यस समझ सर। में? तो t इक्वल टू 3 पर वो टॉप हाँ मोस्ट सर। पॉइंट पर पहुंच गया। तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई 0 हो गया। तो ये इसको मैं बोल देता हूँ ए बी और सी। ए से सी तक अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन लगाऊं, किसमें? वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी ऐसे बोलूंगा ना। हाँ आया समझ में? तो वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ 0 लिखूंगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? u sin थीटा माइनस 10 इंटू 3 टाइम कितना है? 3। ए से सी तक कितना टाइम लगा? टॉप मोस्ट पॉइंट तक 3 सेकंड। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। तो u sin थीटा कितना हो गया? 30। अरे 30 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड में टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट 0 पर 30 होगा ना, तभी तो 10 कम होके 3 सेकंड में हाईएस्ट पहुंच गया। तो इसको डायरेक्ट में यहाँ 30 लिख सकता हूँ ना इस जगह। समझ में आया? हाँ यस सर। 2 सेकंड बाद ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया होगा? 10। आया समझ में? 2 सेकंड बाद वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया होगा? 10। तो 8b पर मैं इस v को क्या लिख सकता हूँ? इस v को लिख सकता हूँ मैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। समझ में आया क्या? ऐसे लिख सकता हूँ ना। x कंपोनेंट कितना है? u cos थीटा। समझ में आया? x कंपोनेंट कितना है? U cos. u वो तो cos वही थीटा। रहेगा ना। और y कंपोनेंट कितना है? 10 u cos थीटा आई कैप, u cos थीटा आई कैप प्लस y कंपोनेंट कितना है? 10। 30 से 10 हो गया ना 2 सेकंड के बाद। समझ में आया? Yes sir. 10 j कैप, ये आ गया वेलोसिटी। अब यहाँ पर एंगल है 30 डिग्री। तो हमें पता है tan थीटा का फॉर्मूला होता है by अपॉन bx। ये होता है ना tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता Yes है? sir. तो थीटा कितना है इस जगह पर? 30 डिग्री। तो tan 30 इज इक्वल टू क्या बोलूंगा मैं? vy कितना है? 10 अपॉन vx कितना है? ये सब वेक्टर आता है तो सोल्व हो जाएगा। u cos थीटा tan 30 कितना होता है? 1/√3। समझ में आया? यस सर। इज इक्वल टू 10/u cos थीटा। तो u cos थीटा कितना आया यहाँ से? 10√3 10√3। और u sin थीटा आ गया 30। समझ में आया? तो ये इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं इसको, और ये इक्वेशन सेकंड। दोनों कंपोनेंट आ गए, यू एक्स यू वाई दोनों आ गए। अब तो सब निकल जाएगा। तो फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड करोगे तो u से u कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 30/10√3। ये 3 टाइम्स तो √3 आया। तो थीटा कितना आया? 60 डिग्री। समझ में आया? थीटा कितना आया? यस सर। 60 डिग्री। 60।
अभी थीटा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो u sin 60 इज इक्वल टू 30, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 30 इंटू 2/√3। साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये आ जाएगा 60 अपॉन √3 मीटर पर सेकंड। 3/3। समझ में आया? हाँ सर। ये u आ गया। और रेंज क्या होता है u² sin 2 θ/g। इसमें u और थीटा वैल्यू पुट कर दो, रेंज भी आ जाएगा। अरे अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u और थीटा मिल गया तो कुछ भी निकाल सकते हो, फिर तो कोऑर्डिनेट बता सकते हो t = 2 पर 3 पर, वेलोसिटी बता सकते हो किसी भी टाइम, अब तो कुछ भी बता सकते हो। समझ में आया क्या? मैंने रिवर्स क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है? फिर से बताऊं क्या कैसे किया? हाँ सर। देखो एक बार और देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अभी लिखना बंद कर दो। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड सच दैट इट मूव्स एट एंगल 30 डिग्री आफ्टर 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद इसका एंगल 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर कितना एंगल था वो हमें बताना है। एंड आफ्टर 3 सेकंड इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल। 3 सेकंड में हॉरिजॉन्टल हो गई, मतलब 3 सेकंड में टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गई, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट 30 होगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप तो, तभी तो 3 सेकंड में 0 हो गया। समझ में आया? यस सर। मान लो यहाँ पे होता है इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल आफ्टर 5 सेकंड, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है इनिशियल वाला? 50। ऐसे सोचना आना चाहिए आपको डायरेक्ट। तो वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया मुझे 30। समझ में आया? ये तो मैंने इक्वेशन से बताया आपको, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। है ना? अब बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट 10 हो जाएगा। कैसे बताया मैंने 10 हो गया वाई कंपोनेंट? सर ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, एवरी सेकंड 10 से कम होता है, तो 2 सेकंड बाद ये 30 से ये 10 बचेगा। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। तो v को क्या लिखा मैंने, vx i कैप प्लस vy j कैप। x में कितना रहेगा? x में तो वही रहता है जो इनिशियल रहता है। वेलोसिटी लिखना मैंने बताया था ना आपको, x कंपोनेंट तो वही रहता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस सर। प्लस y कंपोनेंट 10 है, और हमें एंगल पता है, तो ये निकल जाएगा हमें, क्योंकि tan थीटा होता है vy अपॉन vx। तो थीटा 30 पुट करेंगे, vy 10 है, vx ये है, तो यहाँ से u cos थीटा की वैल्यू निकल गई। इन दोनों इक्वेशन से थीटा और u निकल गया। समझ में आया? हाँ सर। रेंज का आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 2ux uy अपॉन g। ये ux ये uy है और ये ux है, ये वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट वहां पे। समझ में आया? समझ में आ गया सबको? यस सर। यस लिखो। सर। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड एंगल थीटा। हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है बिटवीन 2 पॉइंट्स एट सेम हाइट। वो 2 पॉइंट पर एवरेज वेलोसिटी बतानी है प्रोजेक्टाइल के 2 पॉइंट्स पर, जहां पर वो दोनों जगह सेम हाइट पर है, एक इधर है और एक इधर है, ऐसे जाता है ना। तो 2 पॉइंट ऐसे लो जहां पर सेम हाइट हो, उन 2 पॉइंट्स के बीच में एवरेज वेलोसिटी बतानी है। देखो चलो, प्रोजेक्टाइल हमने प्रूव किया, u की स्पीड से 8 एंगल थीटा। अब ऐसे 2 पॉइंट लो जो सेम हाइट पर हो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो। जैसे एक पॉइंट मैंने लिया यहाँ पर, तो इसी हाइट पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर आएगा, है ना। ये मान लो a है और ये b है, तो ये a से b तक मुझे एवरेज वेलोसिटी बतानी है। समझ में आया? a से b तक मुझे क्या बतानी है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये होता है ना। यस सर। है ना? यस सर। अब देखो a से b तक डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? x में हो रहा है या y में हो रहा है या दोनों में हो रहा है? दोनों में। y में तो 0 हो रहा है ना। देखो y में तो यहाँ से जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आ गया। y में मतलब जितना ऊपर गया उतना फिर नीचे भी तो आ गया। y में हाँ डिस्प्लेसमेंट कहाँ सर। है? हाँ हाँ सॉरी सर। y में तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ ना। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y तो 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी अलोंग y वो भी 0 होगा। होगा कि नहीं होगा?
Yes. हाँ, यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट किस में है? अलोंग एक्स एक्सिस। समझ में आया? एक्स में ये कितने से चल रहा है? इधर यू cos थीटा से। ये कंपोनेंट लेंगे तो कितना आएगा? यू cos थीटा। ठीक है, अब मान लो ये जो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, ये वाली बॉल इधर जा रही मान लो एक्स में। ठीक है, तो मान लो पहले ये यहां से x1 डिस्टेंस पर था इसकी रेंज, और यहां से ये x2 पर था। समझ में आया? और यहाँ पे मान लो टाइम t1 था और यहाँ पर था t2। तो एवरेज वेलोसिटी इन x क्या आएगी? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। X2 minus X1. यही आएगी ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। समझ में आया? यस सर। अरे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक का? पूरा x2 में से x1 गया तो x2 माइनस x1 बचा, है ना? और टोटल टाइम t1 से t2 तक कितना हुआ? t2 माइनस t1, है ना? मान लो यहाँ 2 सेकंड पे था या 5 सेकंड पे था, तो 5 माइनस 2 3 सेकंड लगे यहाँ से यहाँ तक। समझ में आया? हाँ, अब x2 कैसे निकालते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम t2। समझ में आया? t2 टाइम तक वो x2 चला तो u cos थीटा इंटू t2 चला होगा। x2 कितना होगा? u cos थीटा इंटू t2। समझ में आया? और x1 कितना होगा? u cos थीटा इंटू t1। अरे जैसे 1 सेकंड में चला तो u cos थीटा इंटू 1, 2 सेकंड में चला तो u cos थीटा इंटू 2, टाइम से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? x1 कितना होगा? अभी वैल्यू पुट कर दो, एवरेज वेलोसिटी। x2 की जगह लिखूंगा u cos थीटा इंटू t2, कॉमन आ जाएगा। इधर लिखूंगा u cos थीटा इंटू t1, u cos थीटा कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? t2 माइनस t1 अपॉन t2 माइनस t1। इससे कैंसिल, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आई? u cos थीटा। अरे आंसर डायरेक्ट भी दे सकते थे, y में तो 0 है एवरेज वेलोसिटी, x में तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है ना कंटिन्यूसली, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने की जरूरत है क्या? नो सर। समझ में आया? x में तो Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट सिर्फ x में हो रहा है। क्वेश्चन में गिवन है टू पॉइंट्स ऑफ सेम हाइट, सेम हाइट पे तो डिस्प्लेसमेंट तो x में हो रहा है, और x में कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो एवरेज वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी ना। समझ में आया? यही होगी जितने से चल रहा है। अगर मान लो किसी दो डिफरेंट हाइट पर पूछते, जैसे यहाँ से और यहाँ पूछते हैं, तो x में भी डिस्प्लेसमेंट होता है, y में भी होता है, तो x में तो एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, बट y में नहीं होती एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, लिख लो।